from the Congress. We have our old friend Mr. Shetty with us, I think. Mr. Rakesh Shetty is with us. Shetty Sahab, namaskar. Namaskar and happy Diwali, both of you. Very very happy Diwali to you also, sir. Very happy Diwali. एकदम रिलैक्स लग रहे हैं शेट्टी साहब, रिलैक्स लग रहे हैं. Happy Govardhan Puja, happy Bhau Beej, happy pollution levels. Are you able to breathe, sir? Are you able to hear us? Shetty Sahab, आपको आवाज आ रही? Some problem with the audio, sir. I can't hear you. Can you hear me now? Yeah, now it is better. I said very happy Diwali, happy Govardhan Puja, happy Bhau Beej, happy pollution levels, happy AQI. I mean, the pollution levels have reached such a level that we are not able to breathe also. Yeah, very concerning and पिछले हम लोग दिल्ली को देख रहे थे. जी. दिल्ली में करीबन एक हफ्ते से स्कूल्स बंद है, बट सडनली मुंबई में 2-3 दिन से अचानक से ये जो पोल्यूशन का इशू शुरू हुआ है जी. एंड आई थिंक BMC is having a very high time controlling it. That's right, absolutely quite true. सर ये बताएं, ये तो बात हो गई पोल्यूशन की, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये जरा बताएं, ये बार बार लगातार रिन की चमकार एक ऐड आया करता था, कभी देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी दिल्ली भागते हैं, अभी प्रफुल्ल पटेल जी और अजीत दादा पवार साहब दिल्ली भाग गए. ये क्या हो रहा है सर? ये ट्रिपल इंजन की सरकार जैसा प्रदीप जी बोल रहे हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं इंजन क्या सर? प्रदीप जी का कहना करेक्ट है और मैं इस बात को मानता हूं कि जब से 1-1.5 साल से एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, हमने देखा है कि वो महाराष्ट्र विधान भवन और मुख्यमंत्री के चेंबर में कम, दिल्ली के दरबार में ज्यादा बैठ रहे. और इसका मुख्य कारण ये है कि आज महाराष्ट्र का जो सरकार है वो दिल्ली के रिमोट से चल रही. और तीसरी बात ये है कि आज ये जो 3 पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाई है, किसी को भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं है. बीच में एक बार देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली गए हुए थे, तब किसी ने उनके अधिकृत पहले हम ट्विटर बोलते थे, अभी एक्स हो गया, उसके हैंडल से ट्वीट कर दिया कि मैं पुन्हा येईल. मतलब एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तीनों लीडरों में है. अजित पवार को भी है, उनको मुख्यमंत्री बनना है, देवेंद्र फडणवीस को भी मुख्यमंत्री बनना है, और एकनाथ शिंदे जी को पता नहीं वो कितने दिन मुख्यमंत्री रहेगी. तो ये वो बचपन में म्यूजिकल चेयर हम लोग खेलते थे, वही स्थिति आज महाराष्ट्र सरकार की. एक दूसरे को गिराकर कौन उस कुर्सी पे बैठेगा, यही गेम चल रहा है, जिसका नुकसान मुंबई और पूरे महाराष्ट्र को झेलना पड़ा. प्रदीप जी, शेट्टी साहब, बीजेपी का स्लोगन राम आ रहा है, राम आ रहा है, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द बीजेपी कैंपेन भव्य सोमनाथ मंदिर, भव्य केदारनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ महाकाल, अयोध्या में राम लल्ला, और प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को करने वाला है. सो यू फाइंड द एंटायर सिस्टम, पूरा देश, internationally also BJP is going to paint the entire country in the Hindutva agenda, and then you got elections in May. So is this going to work? You think this entire BJP plan is going to work? Ram aa raha hai. शेट्टी साहब, देखिए, ये लोग 2014 में श्री राम का नाम लेकर ये लोग आ तो गए, मगर अब श्री राम के बाण से यही घायल होने वाले पहुंचे, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया, वो बना कोर्ट के ऑर्डर से. और बीजेपी के कार्यकर्ता जब मराठा आरक्षण की बात आती थी, बोलते कि ये मामला कोर्ट में है. अब राम मंदिर का प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच ने इशू सॉर्ट आउट किया, तो बोलते हैं कि ये नरेंद्र मोदी ने सोल्यूशन लाया. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली ये बात है कि राम मंदिर बन रहा है और वो बनना भी चाहिए, वो हमारी धार्मिक भावना है, मगर देश भावनिक मान्यता से नहीं चलती है. देश में कुछ ठोस कदम आपको उठाने पड़ेंगे.
आप लोग को एम्प्लॉयमेंट लोगों को देना पड़ेगा, एजुकेशन का क्वालिटी अच्छा करना पड़ेगा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है, आप पेट्रोल डीजल के प्राइस देखिए 100 को पार कर चुका है, कुछ लोग चुनाव से पहले इसको आधा करने वाले थे, और जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेचने का होड़ लगी हुई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्तों को भारत सरकार की जो प्रॉपर्टी है, जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाना शुरू किया, उसको बेचने में होड़ लगी है। और अपने दोस्तों को आप देखिए, रेलवे हो गया, एयर इंडिया हो गया, उसके बाद एयरपोर्ट्स हो गए, आज धारावी रीडेवलपमेंट है, हर एक चीज अपने दोस्तों को बेचने का एक रेस लगा हुआ है, एंड इट इज रेस अगेंस्ट टाइम। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं 2024 में यही सब प्रश्न लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने बार बार लगातार लोगों से झूठ बोला है। पेट्रोल आधे कीमत में देने वाले थे, इन्फ्लेशन कम करने वाले थे, कुछ नहीं हुआ। किसानों का आय डबल करने वाले थे, उसको उन्होंने तो डबल तो हुआ नहीं, उनका जमीन बेचने के लिए और कॉर्पोरेट डील करने के लिए वो तैयार हो गए थे। वो तो किसान सड़क पे उतरे, इसलिए वो बिल वापस लेना पड़े। 4 कानून, जिस तरह 3 किसानों के खिलाफ कानून लेके आए, ऐसा ही 4 कानून लेबर लॉ में लेके आए। अब पहले क्या होता था कि लेबर को एक अधिकार होता था कि वो स्ट्राइक करे, प्रोटेस्ट करे, अपनी बात रखे, मगर मोदी गवर्नमेंट ने अभी जो 4 काले कानून उन्होंने लेबर लॉ लाए, जिसके कारण वो स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। तो आप ओवरऑल अगर देखोगे तो हमारे देश में एक बहुत बड़े लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, वो एक नारा दिए थे उन्होंने कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नरेंद्र मोदी जी का एक नया नारा है, उनका कहना है तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और वो धंधा सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, गौतम अदानी। No, Rakesh Shetty साहब, not only is Prime Minister talking about the Hindutva agenda, Prime Minister Modi has accused of the Congress of being anti-Dalit. उन्होंने कहा कि कल के स्पीच उन्होंने कहा कि कांग्रेस had defeated अंबेडकर जी को, कांग्रेस ने हराया बाबा साहब अंबेडकर जी को। कांग्रेस insulted जगजीवन राम, that is what Prime Minister Modi says. कांग्रेस इसलिए गुस्सा है कि मैंने एक दलित आदमी को तेलंगाना से लेकर उसको CIC बना दिया है। तो he says Congress is totally anti-Dalit. So they are playing, the BJP is playing Hindutva card and also portraying, आपको ब्रश कर दिया कि आप दलित विरोधी हो। How are you going to take on the challenge? शेरी साहब। हाँ प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जितना राइट्स और जितना कांग्रेस पार्टी ने दलित नहीं, इस देश में जितने पिछड़े समाज के लोग हैं, दुर्बल है, उनको ताकत देने का अगर कोई काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उसका एक सिंपल उदाहरण बताता हूं आपको। 1947 में जब देश में सरकार बनी तो आपको पता है डोमिनेंट स्टेटस मिला था, तो ये जरूरी था कि जो लोग इस देश में संविधान लिखेंगे या उस कमेटी में आना चाहते हैं, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना था। मगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी यहीं पे मुंबई में दादर से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के मेयर ईस्ट पाकिस्तान में, आज जो अपना ईस्ट पाकिस्तान है, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां के कांग्रेस के मेयर ने उनको इनवाइट किया, वहां पे चुनाव लड़ाया, और बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चुन के पार्लियामेंट में गए, और वो आज जो संविधान कमेटी है उसका वो सदस्य बने। तो उसमें और उनको पहला कानून मंत्री उनकी सरकार नहीं थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो पार्टी थी उनका सरकार नहीं थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने दिया, उनको पहला देश का लॉ मिनिस्टर बना के ड्राफ्टिंग कमेटी का भी उन्हीं को सदस्य लेकर आज इस देश का संविधान बनाने का काम किया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दलितों के वी आर एंटी दलित, वो सरासर गलत है, और उसका मैं निषेध करता हूं। राहुल गांधी एंड द कैंपेनिंग कंप्लीटली कहा कि जिस प्रकार से द बीजेपी इज यूटिलाइजिंग ईडी एंड सीबीआई, बोले कि 2 लोग हैं जो वेपन्स ऑफ बीजेपी इज ईडी एंड सीबीआई, एंड सेकंड इज पोलराइजेशन is what BJP is continuously doing, and in मध्य प्रदेश और पूरे 5 स्टेट्स में यही चल रहा है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो और पोलराइजेशन कर लो। बट राहुल गांधी जी कहा कि हमने प्यार और मोहब्बत के दुकान से
इनके जो कैंपेन ऑफ हेट्रेड है उसका हम लोग टोटल विरोध करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हाउ यू थिंक दिस पॉलिसी ऑफ प्यार मोहब्बत के दुकान इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल पांचों स्टेट में होगा शेट्टी साहब? देखिए, जब आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ महात्मा गांधी इरा में, तभी एक देश में डिसओबीडियंट मूवमेंट शुरू किया था महात्मा गांधी जी। और जब वो मूवमेंट शुरू किया उसके बाद कुछ क्रांतिकारियों ने चौरी चौरे का कांड हुआ, ब्रिटिश ऑफिसर्स को उनके पुलिस चौकी पे जिंदा जला दिया। अगले दिन महात्मा गांधी जी ने डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो आंदोलन था उसको बर्खास्त कर दिया, उसको निश्चित नाबूद करके उनको बंद कर दिया। लोगों ने पूछा इतना अच्छा मूवमेंट आपने बंद क्यों किया? क्योंकि एक पहला लाइन उन्होंने कहा कि आई बिलीव इन नॉन वायलेंस। आप फर्ज कर लीजिए, अगर उस दिन महात्मा गांधी जी ने अगर डिसओबीडियंट मूवमेंट को बंद नहीं किया होता चोरा चोरी के बाद, ब्रिटिश सरकार गोलियों से हमारे क्रांतिकारियों को भून देती। हमारे इस देश का धरोहर महात्मा गांधी है, उनका थॉट प्रोसेस है। आप देखिए ना, आज यूक्रेन और रशिया का वहां पे लड़ाई चल रही है, हमास के ऊपर इजराइल, हमास ने 1800 लोगों को मारा, उसके अगेंस्ट काउंटर करते हुए इजराइल ने 18,000 लोगों को मार दिया। अगर सोचिए महात्मा गांधी जैसा लीडर रशिया या यूक्रेन या पैलेस्टीन या इजराइल में होता, इतने बेगाना लोगों का जान नहीं जाती। और राहुल गांधी से बेहतर हिंसा को कौन समझता है सर? उनकी दादी को देश का सबसे सुरक्षित घर में उनको गोली मार के हत्या की और इनके पिताजी को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया, चित्रा चित्रा हो गए, बॉडी का एक टुकड़ा नहीं मिला अंतिम संस्कार करने। तो राहुल गांधी से बेहतर इसको कौन समझता है? तो उनका कहने का मतलब ये है, जो लोग के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है वो ही समझते हैं कि प्यार और मोहब्बत किसको बोलते हैं। तो ही वो जो कह रहे हैं उसका सब लोग समर्थन करते हैं, और प्यार और मोहब्बत का ये जो जोत वो फैला रहे, उसी से देश का एकता और अखंडता रहेगी और ऐसे ही देश आगे बढ़ाएंगे। शेट्टी साहब, ऑल्सो अमित शाह मध्य प्रदेश में कहा कि जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का सरकार था मध्य प्रदेश में, बोले कि चंबल में तो कोई इतना डाकुओं का एक खौफ था, डाकुओं का इतना खौफ था, और रात को क्या दिन में भी कोई बाहर निकल नहीं पाते थे, ऐसे खौफ था। वो बीजेपी के सरकार आए 2003 में, और उसके बाद ये पूरे चंबल का जो वायलेंस है, डाकुओं का पूरा चीज को कंट्रोल करने में बीजेपी सक्सेसफुल रहा। कांग्रेस ने डाकुओं को, दे कुडंट कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर, दे कुडंट कंट्रोल, चंबल वाज टोटली, अमित शाह का कहना कि भिंड, मुरैना, फुल चंबल डाकुओं का शहर बन गया था। And it is only after BJP taking over, law and order has improved in Madhya Pradesh and the entire Chambal area. Are you satisfied with the Amit Shah's comments? देखिए, अमित शाह को तो मैं लीडर ही नहीं मानता। पहली बात, अमित शाह का कभी एक आज से 10 या 20 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, अमित शाह कौन है? गुजरात के हाई कोर्ट ने उनको तड़ीपार कर दिया। गुजरात में वो होम मिनिस्टर थे, वहां पे दंगे हुए, निर्दोष लोगों को जलाया गया। जो अपना देश में, अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी के समय गोधरा करके इतना बड़ा कांड हो गए। मतलब जो अपने स्टेट में है होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर नहीं संभाल पाए, वो आज मध्य प्रदेश की बात कर रहे। तो बात ऐसी है कि अमित शाह हैज नो मोरल राइट टू टॉक अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। जिन्होंने खुद कानून तोड़े हैं वो दूसरे को कानून का पाठ ना पढ़े। So that's what Amit Shah said, and Rahul Gandhi जी ने कहा कि जो इंस्टीट्यूशंस हमने डेवलप किया, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हमने बनाए, दिस बीजेपी गवर्नमेंट इज ओनली प्राइवेटाइजेशन पे जाके इस पूरे संस्था को बिगाड़ दिया। दे हैव जैसे आपने कहा मित्रकाल से आजादी, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनका प्राइवेटाइजेशन किया। इज इट How is the charge on the BJP authentic? How do you see it, शेट्टी साहब? यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको वही बता रहा कि जब जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मशीन गन और हवाई जहाज नहीं खरीदे, उन्होंने बहुत सारी नवरत्न कंपनियां बनाई, बेल बनाया, सेल बनाया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया,
IIT बनाया, IIM बनाया, एम्स बनाया, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, जितने भी कुछ हुए, ONGC, हिंदू, HP, BP, जो इतने आप पेट्रोलियम कंपनियां देख रहे, एशिया का उस समय का सबसे बड़ा डैम जी। बाकरा डैम, मतलब इतने डेवलपमेंट के काम किए। हीराकुद डैम, हीराकुद डैम, इंदिरा जी आई, वो आके जी। ग्रीन रेवोल्यूशन लाई, व्हाइट रेवोल्यूशन लाई, उन्होंने इंपोर्ट किया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंक से लोन नहीं मिलता, आपको अकाउंट खोलने नहीं देते थे, किसानों को लोन नहीं मिलता, उन्होंने नेशनलाइज किया। कोयला मालिकों का एक दबदबा हुआ करता था, ये जो नागपुर, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, वो उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। महाराजा राजाओं को बहुत हैवी हम लोग रेंट भरते थे, क्योंकि प्रीवी पर्सेस, वो उसको कंप्लीट उन्होंने एबॉलिश कर दिया। Correct. They have taken great decisions, जिसके कारण देश ग्रोथ की तरफ गया। We should not forget, हमारे जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने IT रेवोल्यूशन लाया। मैं आपको हाल ही में बताता हूँ, नारायण मूर्ति जी का एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा बिफोर राजीव गांधी टू गेट अ नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर 3 साल उनको मंत्रालय में जाके लाइसेंस एक्वायर करने के लिए 3 इयर्स टाइम गया था। राजीव गांधी ने ओपन पॉलिसी लाया, लाइसेंस राज खत्म किया। आप उसके बाद टेलीफोन आविष्कार हुआ, टेलीफोन घर घर में लगने लग गए, फ्रिज आ गए, बैटरी के जो आपके पास 4 सेल के जो टॉर्च होते थे उसके लिए भी आपको लाइसेंस लगता था सर। तो वो रेडियो के लिए लगता था, रेडियो ट्रांसमिटर के लिए आपने को लाइसेंस लगता था, सब खत्म किया। इवन टू कीप अ डॉग यू हैड टू पे द पोस्ट ऑफिस। उसके बाद नरसिम्हा राव का जो इरा आया, फैंटास्टिक, उन्होंने लिबरलाइजेशन लाया। उसके बाद जितने न्यूज चैनल्स, आप लोग भी सब उस इरा में आए कि जब उनके न्यूज चैनल्स आए, सहारा आ गया और आपके जी आ गए, सब आ गए, रेडियो एफएम्स के तमाम चैनल्स आए। ये दूरदर्शन आल्सो ओपनड अप, दूरदर्शन ओपनड अप एंड ऑल दिस प्राइवेट चैनल्स, बिकॉज FDI उन्होंने शुरू करवा दिया इस देश में। पेप्सी कोला एंड कोको कोला जैसे कंपनीज आ पाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस इरा में ये सब डेवलपमेंट हुआ। वाजपेयी जी के समय में भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ इस देश में। मैं आई वुड लाइक टू कोट, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अच्छा रहा तो वाजपेयी जी रहे, और उनके टाइम पे भी डेवलपमेंट हुआ। मगर इस समय जो स्थिति है देश में कि मतलब हर कोई चीज बेचा जाएगा और उसमें गौतम अदानी को दिया जाएगा। मतलब 2014 के पहले डिफेंस का डी गौतम अदानी को नहीं आता था, आज इजराइल के साथ करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन और पार्टनरशिप होगा तो गौतम अदानी करेंगे। एयरपोर्ट चलाएंगे तो गौतम अदानी चलाएंगे, पोर्ट चलाएंगे तो गौतम अदानी चलाएंगे। मतलब हर चीज, आप नया बिजनेस कुछ भी लाओ, नरेंद्र मोदी एंड कोल इंपोर्ट सर, कोल इंपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया मोनोपोली फॉर कोल इंपोर्ट सर। तो ये जितने भी चीज है उनके लिए एक ही व्यक्ति है कि वो गौतम अदानी को प्रमोट करेंगे इस चीज के लिए। लेकिन शेट्टी साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आप अडानी जी का नाम लेते रहते हैं, लेकिन दिस होल थिंग हैज गॉन थ्रू अ टेंडरिंग प्रोसेस, इट्स अ वेरी लीगल प्रोसेस। उसमें अगर अडानी की बिड एक्सेप्ट हो गई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी जो बजाज जी, प्रदीप जी और मैं बिडिंग पे जाऊं और उसके बाद आपके दोनों के घर पे मेरे को CBI कमिश्नर को भेज दूं, फिर हिम्मत है आपको कि मेरा बिडिंग प्रोसेस को आप चैलेंज कर पाओ? तो और ये इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं सर। गुजरात में संघवी सीमेंट है वहां पे, और उसको खरीदने के लिए मतलब उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। अदानी वाज इंटरेस्टेड, तो जो एक सीमेंट कंपनी मल्टीनेशनल है, दे वर ट्राइंग टू एक्वायर, तो उनके घर पे रेड कर दिया इनकम टैक्स ने, और वो लोग उस बिडिंग प्रोसेस से बाहर कर जाकर आज अदानी ने उसको एक्वायर किया, संघी पोर्ट एंड संघी सीमेंट सर। तो ये नॉर्मल है, मतलब आपको अगर इलेक्शन जीतना है तो ईडी और सीबीआई जाती है, कंपनी एक्विजिशन करना है तो भी सीबीआई और ईडी जाती है। आज हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज हमको कांग्रेस कैंडिडेट को सिर्फ बीजेपी कैंडिडेट से नहीं लड़ना है, हमको इनकम टैक्स से लड़ना है, ईडी से लड़ना है और गोदी मीडिया से लड़ना है। मतलब
कैंडिडेट के अलावा 3 और लोगों से हमको लड़ना है। तो दिस जी। इज वेरी टफ एंड चैलेंजिंग टाइम, बट वी आर श्योर कि इस देश की जनता कांग्रेस पे विश्वास लेकिन करेगी। शेट्टी साहब यहाँ पर 2-3 चीजें आपने कही जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाय द वे, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, पंडित जी के वक्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त किस प्रकार पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए गए, मैन्युफैक्चरिंग में भारत सरकार क्यों गई। यू सी, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, but Pandit Nehru realized that we need this. Air India used to belong to the Tatas at that time. We acquired it. उनका भाई एयरलाइन जो है, एयरपोर्ट जो हैं, they are national assets and they deal with security of the nation. Therefore, the government of India is acquiring them and JRD Tata agreed. He said, yes, I agree with you. तो ये सब एक्वायर किया गया। जैसे मैंने कहा, हीराकुद डैम बनाया गया, भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया, उसके बाद इंदिरा जी के आने के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आई। आज की तारीख में हमारे पास फूड सिक्योरिटी है। सर, पिछले 50 साल में कोई फैमिन नहीं हुआ है, अकाल नहीं पड़ा है भारत में, फूड की कोई स्केर्सिटी नहीं हुई है। लेकिन मेरा यह कहना है शेट्टी साहब, आज का जो युवा है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। यहां पर आप जरा फेल हो रहे हैं, आपको ये सब चीजें बतानी चाहिए। जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में आपने कहा, 1922-1923 का इंसिडेंट है, गोरखपुर का पुलिस स्टेशन हुआ करता था चौरी चौरा। वहां पर क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी, वो वहां के जो सूबेदार साहब थे उन्होंने फायर कर दिया, तो पूरी उग्र भीड़ ने आकर के 22 के 23 लोगों को जला दिया, अंदर पुलिस वाले जो थे। महात्मा गांधी went on a fast for 5 days and he called off the whole thing. He said, because my workers, my freedom fighters are still not ready for non-violence. That's what he said. They have to be more disciplined. अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना सर। और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात करी, अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के खिलाफ कौन लोग थे, ये भी आप लोगों को सामने लाना चाहिए ना। प्रिवी पर्सेस जो बैन किए गए राजा महाराजाओं के लिए, करेक्ट, उस बैन के खिलाफ कौन लोग लड़े, उनका भी तो नाम आना चाहिए ना सर। तो यहां पर मुझे लगता है कांग्रेस इज लैकिंग स्लाइटली। शेट्टी साहब, देखिए, द थिंग इज राजीव जी, क्या है कि आज प्लेटफॉर्म की कमी है। आप जानते हैं इस देश में जितने मीडिया हाउसेस है वो बिजनेसमैन चलाते हैं, और बिजनेसमैन को बिजनेस से मतलब है और पत्रकारिता से नहीं। तो ये सबका अब बिजनेस हाउसेस जितने न्यूज चैनल्स है इनका इंटरेस्ट है। और आज आप देखो, कोई भी न्यूज़पेपर और टीवी चैनल देखो, प्रोडक्ट्स के कम ऐड है, गवर्नमेंट के विज्ञापन ज्यादा है। सर, न्यूज चैनल में प्रोडक्ट एड्स होते नहीं, ओनली गवर्नमेंट एड्स आते हैं। व्हाट प्रोडक्ट एड्स? No, that what you same channels, they were very relevant 10 years back. यस, If you remember, अच्छे प्रोडक्ट्स के ऐड है। अब नहीं है, अब नहीं है। तो सिर्फ विज्ञापन है सर। जिस सरकार का आप गुणगान गा रहे हो उनका विज्ञापन आपको मिलेगा। जैसे आपका चैनल नॉन बायस्ड है तो आपको गवर्नमेंट विज्ञापन नहीं देगी। जो लोग, इसलिए तो ये नाम आया ना सर, हम लोग गोदी मीडिया इसलिए ही नहीं बोलते, जो नरेंद्र मोदी जी के गोद में बैठकर उनका प्रचार करते हैं उनको हम लोग गोदी मीडिया बोल रहे हैं। आप जैसे पत्रकारों को तो मुझे वो ताजुब है, आप लोग फ्रीली कैसे घूम रहे, आपके ऊपर अभी तक केसेस क्यों नहीं हुए? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? वी डोंट पब्लिसाइज इट सर। You know, we don't publicize it. We don't say हमारे साथ ये हो गया। अरे भाई, पत्रकार हैं सर, लड़ेंगे, पहले भी लड़ते थे। ऐसा नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के वक्त मेरे खिलाफ केसेस नहीं हुए, तब भी हुए, आज भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दैट्स अ सेपरेट इशू। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं कुछ और बोल रहा था सर। ये जो आप गोदी मीडिया बोलते हैं, जो भी मीडिया बोलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस बिकॉज देयर इन्वेस्टमेंट्स आर सो लार्ज, they cannot afford to lose it, number one. And if you notice now television channels are not their main business. उनका मेन बिजनेस अलग होता है, ये टीवी चैनल इज अ साइड लाइट। अगर आप देखें तो इट इज अ पीआर एक्टिविटी सर। yes, it's like a hoarding Yeah, for all of them. तो उनका असली बिजनेस अलग है। अलग है। तो चैनल जो है वो असली बिजनेस को ना इफेक्ट करे, ये मालिक की प्रायोरिटी रहती है। मैं मानते हैं सर, लेकिन मेरा कुछ और कहना है आपसे सर। जो सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है,
जो फेसबुक है, जो यूट्यूब है, जो एक्स है, जो इंस्टाग्राम है, वहां पर तो कांग्रेस अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से कह सकती है, जैसे आप लोगों ने किया है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं किया, जबरदस्त तरीके से किया है। राहुल गांधी जी की तो भारत जोड़ो यात्रा जो थी, उसके दौरान जो सोशल मीडिया को आपने टेक ओवर किया, मतलब जबरदस्त। सो विच मीन्स यू आर केपेबल, सो व्हाई डोंट यू डू इट? कि ये जो बार बार देखिए साहब, you and I may disagree. I believe Mr. Modi has also done a lot of very good work. ऐसी बात नहीं है, you and I can disagree on that. But जिस प्रकार आप लोगों ने राहुल गांधी जी का प्रचार किया, why can't you do it everywhere else? क्योंकि आज की तारीख में आप पंडित नेहरू को आप रन डाउन कर रहे हैं, इंदिरा जी को आप रन डाउन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया, नरसिम्हा राव ने कुछ नहीं किया। ये क्या मतलब है? ये दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। शेट्टी साहब, शेट्टी साहब, नहीं तो नहीं राजीव जी, आपका बीच का ऑडियो। मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे, जितने भी बड़े बड़े नेता रहे कांग्रेस के, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको लगता नहीं है उस विषय में आपको कुछ करना चाहिए सर? नहीं, हम लोग तो कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि वो सही बात है कि और ज्यादा प्रचार होना चाहिए। जो काम हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने किया, कोई भी मतलब नॉन कांग्रेसी ने अगर अच्छा काम किया तो वो देश के जनता और देश के जो युवा है उनके सामने सरकार का काम है कि आप एक फेयर और क्लियर तो लोगों को बताइए कि किस प्रधानमंत्री ने क्या काम किया और उसका इस देश के लिए क्या योगदान है। मगर जब आज हम देखते हैं मीडिया और सोशल मीडिया में, अभी तो एक नया फैशन आ गया। मैं कुछ चैनल्स का एक पब्लिक ओपिनियन देख रहा था, कुछ युवा इतने मतलब उनका राइट विंग हो गए कि आज वो नथुराम गोडसे को भी देशभक्त बताने शुरू हो गए, मतलब वो वायलेंस को भी सपोर्ट करना शुरू हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो करेक्शन का काम है ना, ये 2024 में जरूर होगा। और जो आपका पॉइंट था कि हम लोग लोगों के बीच में नहीं जाते, भारत जोड़ो अभियान के द्वारा हम लोग लोगों के तक गए, उनको हमारी बात बताई, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उस प्लेटफॉर्म का हमने उपयोग किया। मगर जागरूकता जो आज आपके चैनल पे बात कर रहे, वो जागरूकता लोगों तक जाना चाहिए और युवाओं को पता चलना चाहिए कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कितना योगदान इस देश के लिए। राकेश जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी क्या कि यू आर सेइंग दैट कहां है 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, कहां है जो आपने वादे किए थे। प्राइम मिनिस्टर ने आज ही कल ही कहा कि आई हैव स्ट्रेंथेंड द एमएसएमईज को मैंने इतना मजबूत किया है, और मजबूत किया इसलिए 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन जनरेटेड बाय एमएसएमईज। दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहा 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, जिसमें से 3.4 करोड़ इज वुमन एम्प्लॉयमेंट, वुमन को एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। एट द सेम टाइम आपने ऑलरेडी कैंपेन चला दिया कि ये क्यों किया, फार्म लॉज आपने लेके आए और विड्रॉ कर दिए, जीएसटी से आपने टोटल स्मॉल बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, डीमोनेटाइजेशन आप सेलिब्रेट ही नहीं करते एनिवर्सरी, और 2000 के नोट आप कह रहे हैं कि एक अपने कार्यकाल में लेके आए, अपने कार्यकाल में विड्रॉ किए। Now this is what you are saying, but how can you have something to say that मोदी साहब जब बोल रहे कि 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, how can you negate it? शेरी साहब। प्रदीप जी, मैंने 2021 में 22 में 2 बार मैंने केंद्र सरकार में एम्प्लॉयमेंट का डेटा मांगा। उन्होंने 2019 के बाद, राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रखना बंद कर दिया है। मालूम है सर, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे पास आरटीआई का जवाब है। पहले क्या होता था, ये डेटा था और पब्लिक पोर्टल में था, आरटीआई से आप मांग सकते थे। 2019 के बाद ये डेटा, ये जानकारी कि इस देश में बेरोजगार कितने हैं और रोजगार कितने हैं, ये डेटा उन्होंने रखना बंद कर दिया। आज आपको बताता हूं, एक नरेंद्र मोदी जब आए थे, वो इस देश की जनता को कहते थे कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी रखूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी को करीबन 3,500 करोड़ डोनेशन आए। भारतीय जनता पार्टी का कोर्ट में ये कहना है
कि आम आदमी को क्या लेना देना कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी को कौन व्यक्ति कितना पैसा चंदा दे रहा है। मतलब जो पार्टी ये बात करके सरकार में आई कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, वो पार्टी इस देश के जनता को ट्रांसपेरेंसी रखना नहीं चाहती। वो इस देश के जनता से ये बात छुपाना चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कौन कर रहा है, क्योंकि साफ बात है जिस पार्टी का सरकार है उसको फंडिंग करने पे हमारा कोई ना कोई काम हम सरकार से निकलवा लेंगे, ये कोई भी बच्चा भी बता देगा। मगर ये अगर डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे। तो बहुत सारे डेटा भारतीय जनता पार्टी ने पोर्टल से गायब किया है। जैसे एफडीआई का भी जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, आप आरटीआई पूछ के देख लीजिए। आरटीआई को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जी किया। शेरी साहब, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि पंचायत से पार्लियामेंट, बीजेपी बिलीव्स that जो ग्राम पंचायत इलेक्शंस हो गए एंड दे आर स्वेप्ट इट, दैट इज व्हाट द बीजेपी क्लेम्स। नंबर वन बीजेपी, दे सेड लोगों का फेथ मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस में एस्टैब्लिश हो चुका है। एंड अजित पवार नंबर टू बोले ही इज डिस्ट्रॉयड शरद पवार्स बैशन, जो बोले कि शरद पवार साहब के वोट शेयर 17%, वो अजित पवार को कभी नहीं जाएंगे, और जो है सिर्फ लीडर्स गए वोट शेयर नहीं गए। सेम थिंग उद्धव ठाकरे जी, ही इज बैक, जैसे बाला साहब ठाकरे जी का वोट नहीं जाएगा, बट एकनाथ शिंदे सीम्स टू बी हैव टेकन ऑल द वोट शेयर। नाउ इज द ग्राम पंचायत, शेट्टी साहब, अ रिफ्लेक्शन ऑफ 2024 प्राइम मिनिस्टर मोदी कमिंग बैक? कैसे देखते हो शेट्टी साहब? ग्राम पंचायत इलेक्शन का जो इन्होंने फिगर्स दिया ये कंप्लीटली फॉल्स बायस्ड है, क्योंकि ग्राम पंचायत इलेक्शन में पार्टी सिंबल नहीं रहता। अगर भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस हो या शिवसेना हो, धनुष बाण हो या मशाल हो या गढ़ी हो, अगर पार्टी के मेंबर्स के पास सिंबल ही नहीं है तो आप कैसे क्लेम करते हैं आपके कितने लोग चुन के आए बॉडी में। तो ये बोलना कि हमारे लोग चुन के आए, ये सरासर गलत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, एनसीपी जैसे शिवसेना का तो 2 गुट बना, एक के पास मशाल है, एक के पास धनुष बाण है। एनसीपी का आप मुझे बताइए ना क्या सिंबल है? गढ़ी है, दूसरा सिंबल किधर है? तो कैसे क्लेम कर सकते कि कौन चुन के आया है? तो ये बहुत ही फॉल्स इंफॉर्मेशन मीडिया में डालता है, क्योंकि ग्राम पंचायत इलेक्शंस में देयर इज नो सिंबल्स। जी, लेकिन एक चीज तो है साहब, शेट्टी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है उनकी जो भविष्यवाणियां थी तकरीबन सारी सच हो रही हैं। 2 के 3 साल पहले उन्होंने कहा था कि देखिए साहब, बेरोजगारी चरम सीमा पर जाएगी। डीमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने कहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत सफर करेगी, हालत खराब होने वाली है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में भी एक बहुत बड़ा स्लम्प आने वाला है, और तीनों जगह पे आया ना। माय पॉइंट इज, बाकी जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री रहे हैं, भले वो पंडित नेहरू हों, भले वो इंदिरा जी हों, भले वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, जो मर्जी हों, हमेशा जब भी ऑपोजिशन की तरफ से कोई भी इस प्रकार का कंसर्न आता था तो हर प्रधानमंत्री उसको बहुत ध्यान से सुनता था। यहां पर तो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं सर शेट्टी साहब। नहीं, नजरअंदाज तो बहुत छोटी बात है। राहुल गांधी ने अपना बहुत ही फेमस भाषण जब अदानी के खिलाफ किया, उसके बाद तो गुजरात में अपने कार्यकर्ता को बोलकर एक जो केस ही नहीं था वो हाईकोर्ट के केस जिंदा भी कर दिया। 1 हफ्ते में उसका रिजल्ट भी ले आए, और उनका सदस्यता लोकसभा का उनको सस्पेंड भी कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है, इस देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनके खिलाफ अगर आपने बात किया तो आपका स्पीच को एक्सपंज कर देते हैं, और वो भी कम हुआ तो आपका सदस्य उनको बाहर करते थे। आप देखिए संजय सिंह जी के साथ क्या हुआ, जैसा अदानी के बारे में क्वेश्चन पूछने शुरू हो गए, उनको पहले सस्पेंड किया गया और आज उनको जेल में भेज दिया गया जी। तो ये जो देश का जो माहौल है, फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी होना चाहिए, वो नहीं है। आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे
कि हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ना है, हमको ईडी, सीबीआई और गोदी मीडिया से लड़ाई लड़ना है। मतलब हम एक साथ 4 लोगों को काउंटर करना पड़ रहा है। नो 50 80 करोड़ पुअर को मोदी साहब ने कहा और 5 साल हम राशन बांटते रहेंगे। 5 years एक्सटेंड कर दिया है स्कीम। इसका मतलब ये होता है कि आगे भी इस देश में नौकरी नहीं मिलने वाली है। आगे भी आपको जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना रेवड़ी बांटने का, तो व्हाट इज दिस नाउ? मतलब जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बसेस को फ्री कर दिया था वुमेन्स के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी सेट किए तो रेवड़ी बांट रहे। तो आज अगर आप ये अनाउंसमेंट कर रहे 5 राज्यों के चुनाव है, उसके सामने अगर आप अनाउंसमेंट कर रहे, इसका मतलब इसको रेवड़ी बांटना नहीं कहते। मेरे प्रश्न है उनसे। जी, that's right. That's right. But the only thing is, on one thing I would like your comment. चलते चलते, सर, मोदी साहब इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं साहब। लेकिन छत्तीसगढ़ में आकर के वो भूपेश बघेल साहब को अटैक कर रहे हैं। अरे भाई, डॉक्टर रमन सिंह अगर अटैक करें भूपेश बघेल को, कोई और करे आकर के, मतलब कोई कैबिनेट का मंत्री हो वगैरह, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद महादेव आपके बारे में बात कर रहे हैं, ये कहां तक ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ठीक है, वेरी फ्रैंकली। आई एम आस्किंग फॉर योर ओपिनियन। नहीं, देखिए, ये जो 5 राज्य के जो चुनाव है जी, मैं भी तेलंगाना का भी ऑब्जर्वर बना हूं, तो हम देख रहे कि जो अंडर करंट है इट इज टुवर्ड्स कांग्रेस। यस, कांग्रेस की तरफ, मतलब 5 राज्यों में रिजल्ट बहुत ही फेवरेबल है। इलेक्शन का वोटिंग बाकी है, मगर मुझे जो अंडर करंट फील हुआ मैं आपको बता रहा हूं। मगर इसका कारण प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री को बौखलाना नहीं चाहिए और अपने राजनीति का जो स्तर है उसको इतने नीचे तक नहीं लाना चाहिए। अब भूपेश बघेल जी ने क्लियर कर दिया कि महादेव ऐप को बैन लगाने का इन्होंने प्रस्ताव भी भेजा, मगर केंद्र सरकार ने कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया। और कोई आज भी बजाज साहब महादेव ऐप जो जिसको इलीगल बोलकर ईडी का केसेस लगा रहे हो, वो आज भी ऑपरेशनल है। अभी भी आप आईफोन में या आप एंड्रॉइड पे उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते। तो मतलब एक तरफ आप उसको इलीगल कह रहे, आप मुख्यमंत्री को कह रहे कि उसके ऊपर आरोप लगा रहे, दूसरी साइड वो ऐप आज भी ऑपरेशनल कैसे है, ये पूछना चाहता हूं मैं उनसे। that's a very very major point and somebody should answer. So Rahul Gandhi ji saying that मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। So you agree to Rahul Gandhi's statement? 100% सर, एब्सोल्युटली। आप देखो, राहुल जी जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, आपको लगता है क्या उनको झूठ बोलने की जरूरत है? उनका जो घर का परिवार का जो भी है वो इस देश के जनता के सामने है। उन्होंने जो भी अच्छा किया, कुछ भी बुरा किया, सब कुछ इस देश की जनता जानती है। तो उनको, मुझे नहीं लगता कुछ झूठ बोलने की जरूरत है। Right, thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Shetty sir, great pleasure talking to you. Happy Diwali to you again. All the very best. Same. Namaskar sir और जय हिंद। जय हिंद सर। Well, the Congress in fighting mode, Yes, बिल्कुल। and I love it. Yes, yes. There should be competition, even though I think the BJP's got its nose ahead, but not in the state elections. State elections, I think the Congress will do very, very well indeed. Unless, of course, there's something of a surprise in Rajasthan. I'm not sure though, because Sachin Pilot and Mr. Ashok Gehlot seem to be working well together, for the moment at least. And as far as Madhya Pradesh is concerned, I don't think the BJP is winning Madhya Pradesh. And as far as Chhattisgarh goes, I'm not even sure if the Mahadev app story is having any traction at all among the voters of Chhattisgarh. I think Bhupesh Baghel and everybody seems to be absolutely confident about it. They're very, very confident. And we don't see much of They're Raman not- Singh. We they're don't not see much of concerned. Raman Singh at all. Hardly any. They're not concerned. कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। But if I notice something, I mean nobody's talking about Mahua Moitra. I mean, which is strange. अभी देखिए राकेश शेट्टी साहब भी बात कर रहे थे संजय सिंह जी के बारे में, लेकिन महुआ मोइत्रा जी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। Very, that's strange, isn't it? Maybe we'll talk about that tomorrow when we come back over here. At that time we'll talk about what really goes on, because it says cash for questions. What is the cash? Where is the cash?
अभी तक महुआ मोहित्रा जी से पैसे नहीं मिले। उनका भाई पैसे लिए गए सवाल पूछने के लिए, कैश फॉर क्वेश्चन का तो यही मतलब हुआ ना। शी सेज शी इज गॉट वन हर्मेस स्कार्फ एंड A lot of and branded one products. and one Bobby Brown cosmetic set. That's it. These are the only two things that she got from Mr. Darshan Hiranandani. That's it. Our friend Niranjan Hiranandani's son. These are the only two things that she's got from him. That's what she says. And well, I would love to see how this plays out. I really would love to see how this entire thing plays out. I'm not taking any sides over here, but it'll be everything interesting. is clearly, everybody knows the results. What is going to happen? I mean, kya hoga? It is only thing, probably she's going to be expelled from the parliament. And that is the everybody- only answer. And everybody was saying that the TMC has abandoned her. We've just read that she's been made in charge of a couple of districts in West Bengal just today by Mamata Banerjee. So she will go back to the organization. No, and she'll stand for election again in 2024. And as she says that she will win again by a larger margin from Sri Krishna Nagar. That's where she won from last time. That's what she says. But I loved her answer. She says, CBI is, they have an investigation against me, they can come home and count my shoes. That sounds nice. Well, She also earlier said that the whole fight was over a pet dog or something. yes, a Rottweiler called yes. Henry. And she says he thinks he's King Henry. But it's very, very interesting. We'll talk about that when we come back tomorrow. But in the meantime, we do have some responses. I think a couple of comments have come. देखें जरा, let's see what are the comments which have come. आप अपने comments जरा भेजते रहें. This is on the shots of who will be a young, in a few months would like to say that then there was Uddhav Thackeray government, my family received the facilities much faster and now the facilities are delayed. Vishal Korgamkar Saab 2307 ये लिखते हैं, ये obviously Uddhav Thackeray fan. Amir Khan's son Junaid Khan to star opposite Sai Pallavi in a Bollywood debut. I do not wish Sai Pallavi to enter Bollywood. She's very good in Tollywood. Looks always bright on the other side of the shore. Michael Mascarenas. No, not excited. I'm a fan of Sai Pallavi, but I'm disappointed. Convey this message to Sai. We'll ask our film correspondent to do so. Is that it? Do we have any more? Mr. Ali Darwala. These guys are talking shit. Oh wow. Sam81_98. Love the expression. I really and truly love the expression. Kangana Ranaut has had her 11th flop in a row. Oh, Shakil Hussain, she should be known as whatever Ranaut. Please don't spend time on failure state-sponsored actress. All right, thank you very much, sir, Mr. Shakil Hussain, for telling us what we should be spending our time on. By the way, I like Kangana Ranaut. I've seen just 2 films of hers and I like her in both of them. One was Queen and the other one was Tanu Weds Manu. And More than that, I mean, the determination, grit that she came from where and then she and where she is now. managed to be someone in Oh Bollywood. man, that requires courage. Though people may say now she's got a series of flops, but then from nowhere, and especially a woman, to come and reach the zenith at one particular time. Pradeep ji, So, Mala Sinha, before she got her first hit, had 15 flops. yes. Please remember that. Mithun Chakravarti has got over 40 flops in his entire career. So, Shami Kapoor. Amitabh, yes. What about Shami Kapoor? Before he became the Yahoo Shami Kapoor, he only had flops and he was known as a flop actor. So, flops don't matter. And she'll come back. She's a very talented actress, very determined, very courageous. I hope she comes back and she's really very, very good. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, भाव बीज की भी शुभकामनाएं. खुश रहें, अपना ख्याल रखें,
एक दूसरे का भी ख्याल रखें और शांति के लिए दुआ करें। हर जगह पर शांति हो, इसके लिए दुआ करें, इसके लिए प्रार्थना करें। नमस्कार, जय हिंद।